हेलो एवरीवन, आई एम हार्दिक शेटा फ्रॉम सारस्वत इंटरनेशनल एकेडमी वापी। आज हम स्टैंडर्ड 12 सब्जेक्ट फिजिक्स चैप्टर 1 इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड्स का एक टॉपिक एप्लीकेशंस ऑफ गॉस लॉ पढ़ेंगे। ठीक है, लास्ट लेक्चर में हमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स और उसके बाद गॉस लॉ पढ़ा था और साथ साथ कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन भी पढ़ के रखा है। ठीक है, तो जितना हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था उसी की हेल्प लेके यहाँ पे हमें ये 4 टॉपिक पढ़ने हैं। कौन कौन से 4 टॉपिक है? तो मेन टॉपिक है एप्लीकेशंस ऑफ गॉस लॉ, उसमें 4 एप्लीकेशंस है। फर्स्ट हमें फाइंड करना है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट यूनिफॉर्मली चार्ज्ड वायर। उसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ यूनिफॉर्मली चार्ज इनफाइनाइट प्लेन शीट। उसके बाद हमें पढ़ना है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ यूनिफॉर्मली चार्ज थिन स्फेरिकल शेल। ओके, यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल शेल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ना है। और उसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर। ये 4 टॉपिक पढ़ने हैं। मतलब कौन कौन से? एक इनफाइनाइट लॉन्ग वायर के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है, एक है इनफाइनाइट सरफेस के लिए, एक है स्फेरिकल शेल के लिए और एक है सॉलिड स्फीयर उसके लिए। ठीक है, तो 1 बाय 1 हम देखते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं यहाँ से। फील्ड ड्यू टू एन इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट यूनिफॉर्म चार्ज्ड वायर। इनफाइनाइट वायर होना ज़रूरी है। ठीक है, यहाँ पे देखो एक इनफाइनाइट वायर लिया हुआ है, उसका एक छोटा सा पार्ट यहाँ पे दिखाया है, समझो। और उसके ऊपर मैंने रेड कलर से पॉजिटिवली चार्ज्ड पार्टिकल से उसको रख दिए। ओके, अब ये यूनिफॉर्मली चार्ज्ड वायर है, उसकी वजह से मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। तो सबसे पहले मुझे गॉसियन सरफेस चूज़ करनी पड़ेगी। अब गॉसियन सरफेस कैसी होनी चाहिए कि जिसके हर एक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड सेम हो, ताकि जो हमारा काम है वो आसान बन जाए। क्योंकि इंटीग्रेशन में ई डॉट डी आने वाला है, इंटीग्रेशन में इलेक्ट्रिक फील्ड आने वाला है। अगर ये कांस्टेंट हो गया तो एकदम इजी हो जाएगा हमारे लिए। ओके, तो मैंने क्या किया है, यहाँ पे एक जो सेंटर है ओ, वहाँ से सपोज ये डिस्टेंस है स्मॉल आर। अब स्मॉल आर डिस्टेंस जितनी रेडियस लेके एक पूरा एक सर्कुलर आर्क लगाया। ठीक है, तो मैं बोल सकता हूँ कि सर्कल के ऊपर कितने भी पॉइंट्स है, सपोज मैंने यहाँ पे लिखे पी, पी डैश, पी डबल डैश, सभी पॉइंट्स ओ से इक्वल डिस्टेंस पे है। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड वहाँ पे सेम होना चाहिए। अभी डायरेक्शंस पता करते हैं। डायरेक्शंस कैसे पता करेंगे? देखो, इनफाइनाइट वायर है तो हर एक चार्ज की वजह से हम वहाँ पे डायरेक्शन फाइंड करने बैठेंगे तो पॉसिबल ही नहीं होगा हमारे लिए आइडेंटिफाई करना कि कौन सी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड जा रहा है। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं, हम 2 इक्वल एंड ऑपोजिट साइड सैंपल्स ले रहे हैं। सपोज मैंने ये सैंपल को नाम दे दिया P1 और मैंने उतने ही डिस्टेंस पे नीचे की ओर एक दूसरा सैंपल लिया जिसका नाम दे दिया P2। अब ये स्मॉल जो पार्ट है उसकी वजह से P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कौन सी डायरेक्शन में होगा, समझो। यहाँ से स्टार्ट करके अब ये पॉजिटिवली चार्ज वायर है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा अवे फ्रॉम इट। मतलब कुछ इस तरह ये इलेक्ट्रिक फील्ड मिल गया हमें P1 की वजह से। अब P2 की हेल्प से देखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड कौन सी डायरेक्शन में जनरेट होगा। तो कुछ इस तरह E2 मिला। ओके, अब P1 एंड P2 पॉइंट P से इक्वल डिस्टेंस पे थे। मतलब क्या हुआ, इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड है E1 एंड E2 का मैग्नीट्यूड है वो सेम है। अगर मैग्नीट्यूड सेम है तो रिजल्टेंट वेक्टर है वो यहाँ पे जो एंगल बन रहा है उसके बाइसेक्टर पे आएगा। मतलब रिजल्टेंट वेक्टर आपको यहाँ पे मिलेगा ऐसे। ये आपका फाइनल इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया E। अब सोचो, ये तो मैंने रखे थे सिर्फ 2 सैंपल, ऐसा एक और यहाँ पे रखूँ, एक और यहाँ पे रखूँ। अब दोनों की वजह से फिर से मुझे कौन सी डायरेक्शन मिलने वाली है, यही वाली। मतलब मैं इनफाइनाइट वायर के लिए कितनी भी पेयर ऐसी सिलेक्ट करूँ, सभी की वजह से
रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड P पॉइंट पे मुझे रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन में मिल रहा है। अगर ये पूरा जो वायर है वो नेगेटिवली चार्ज होता तो यही इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन मुझे रेडियली इनवर्ड मिलती। मतलब ये तो कंफर्म हो गया कि इलेक्ट्रिक फील्ड है वो रेडियल डायरेक्शन में जनरेट हो रहा है, या तो आउटवर्ड या तो इनवर्ड। अगर लैम्बडा ग्रेटर देन ज़ीरो है तो आउटवर्ड और लैम्बडा लेस देन ज़ीरो है तो इनवर्ड। लैम्बडा मतलब क्या? लीनियर चार्ज डेंसिटी। अगर चार्ज डेंसिटी पॉजिटिव है तो आउटवर्ड डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा, नेगेटिव है तो इनवर्ड डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा। चलो ये सब हमने समझ लिया यहाँ पे। ओके, एग्जाम में अगर ये आए फील्ड ड्यू टू एन इन्फाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट यूनिफॉर्मली चार्ज वायर, तो क्या लिखना है? तो उसके लिए हम नोट्स बना लेते हैं। ठीक है, जैसे जैसे वीडियो आगे बढ़ता जाए आप खुद लिखते जाओ अपनी नोट्स में। ओके, तो स्टार्ट करते हैं यहाँ से। आपको क्या करना है? सबसे पहले ऐसा एक डायग्राम बना देना है। डायग्राम के बाद कंसिडर एन इन्फाइनाइटली लॉन्ग थीन स्ट्रेट वायर विथ यूनिफॉर्म लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्बडा। द वायर इज ऑब्वियसली एन एक्सिस ऑफ सिमेट्री। ये खुद एक सिमेट्री है। Suppose we take the radial vector from O to P and rotate it around the wire. The points P, P dash and P double dash so obtained are completely equivalent with respect to charged wire. देखो यहाँ पे हमने बना दिया, O से लेके P तक हमने R डिस्टेंस का एक मेजरमेंट लिया और उसको सर्कल में घुमा दिया, तो हमें 3 पॉइंट मिल गए P, P डैश एंड P डबल डैश। ओके, this implies that the electric field must have the same magnitude at these points. The direction of electric field at every point must be radial. Outward if lambda is greater than 0. Outward if lambda is greater than 0 and inward if lambda is less than 0. This is clear from figure A. यहाँ पे जो ये A फिगर है वहाँ से हमें पता चला। Consider a pair of line elements P1 and P2 of the wire. ये भी हमने देख लिया। देखो यहाँ पे P1 and P2 दो हमने एक स्मॉल एलिमेंट्स लिए थे। ओके, as shown the electric fields produced by the two elements of the pair when summed give a resultant electric field which is radial. यहाँ पे हमें मिल रहा था दोनों का resultant electric field हमें रेडियल डायरेक्शन में मिल रहा है। ओके, आगे बढ़ते हैं। दिस इज ट्रू फॉर एनी सच पेयर एंड हेंस द टोटल फील्ड एट एनी पॉइंट P इज रेडियल। मतलब कोई भी पॉइंट ले लो आप P, आपको इलेक्ट्रिक फील्ड क्या मिलेगा? रेडियल। अब ऐसा नहीं कि ये सर्कल पे ही, कहीं पे भी, सपोज मैं यहाँ पे कोई पॉइंट ले लूँ तो यहाँ पे आउटवर्ड डायरेक्शन में मुझे मिलेगा, क्योंकि ये पॉइंट से बनने वाला सर्कल कुछ इस तरह होगा। क्लियर? मतलब यहाँ पे वायर के आसपास कहीं पे भी मैं कोई भी पॉइंट ले लूँ, मुझे जो इलेक्ट्रिक फील्ड मिलने वाला है वो वायर से परपेंडिकुलर मिलेगा, वायर से परपेंडिकुलर मिलेगा डायरेक्शन में। ठीक है, ओके, अभी आगे बढ़ते हैं। इन शॉर्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड इज एवरीवेयर रेडियल इन द प्लेन कटिंग द वायर नॉर्मली एंड इट्स मैग्नीट्यूड डिपेंड्स ओनली ऑन द रेडियल डिस्टेंस R। अभी मैग्नीट्यूड किस पे ऊपर डिपेंड करेगा? R पे, कि हमने जो पॉइंट सिलेक्ट किया है वो वायर से कितना दूर है। क्लियर? ओके, अभी हम डेरिवेशन स्टार्ट करते हैं कि ये वायर की वजह से स्मॉल r डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो मिलने वाला है उसका फॉर्मूला क्या बनेगा। ओके, अब उसके लिए क्या करते हैं हम? तो हमने एक गाउसियन सरफेस सिलेक्ट कर ली। अब गाउसियन सरफेस कैसे सिलेक्ट करनी है? जिसके हर एक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड सेम हो। तो सपोज मेरे पास वायर कुछ इस तरह था और इसके ऊपर चार्ज मैंने लगा दिया पॉजिटिव, सपोज यूनिफॉर्मली। ओके, अब एक ऐसी रिंग बनेगी जिसके हर एक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड मुझे सेम मिलेगा, क्योंकि हर एक पॉइंट वायर से इक्वल डिस्टेंस पे है। तो वैसी एक रिंग थोड़ी ना, मुझे तो बहुत सारी रिंग मिल सकती है जिसके हर एक पॉइंट पे डिस्टेंस सेम हो। क्लियर? और इन सभी रिंग को मैं अगर कनेक्ट कर दूँ तो ये पूरा कौन सा शेप हो गया? सिलिंड्रिकल शेप। मतलब अगर सिमेट्री है चार्ज की, वो एक लाइन पे है, तो मैं बोल सकता हूँ कि
ऐसी गाउसियन सरफेस बन सकती है जो कि सिलेंड्रिकल हो और उसके हर एक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड सेम मिले मुझे। तो ये मुझे सरफेस मिल गई। चलो अभी आगे बढ़ते हैं। ये सरफेस को मैं नाम दे देता हूँ गाउसियन सरफेस। ओके, ओके। अब ये फिक्स हो गया कि गाउसियन सरफेस के हर एक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है, फिक्स है। ओके, अभी हमारे पास कितनी सरफेस है जहाँ से इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास हो सकता है? कितनी सरफेस है जहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड पास हो सकता है? देखो, एक यहाँ पे मुझे सरफेस दिख रही है, दिख रही है आपको? ये पूरी एक सरफेस, एक नीचे, मतलब ये दो क्रॉस सेक्शन है। ओके, और थर्ड सरफेस है वो ये है, टोटल सरफेस एरिया बनाएगी। ओके, मतलब मेरे पास टोटल 3 ऐसी सरफेस हो गई। ओके, जिसमें से इलेक्ट्रिक फील्ड पास हो सकता है और जहाँ पे मैं इलेक्ट्रिकल फ्लक्स काउंट कर सकता हूँ। ओके, तो डेरिवेशन स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मैं क्या करता हूँ, हर एक को एक नंबर दे देता हूँ। सपोज ये सरफेस है, उसको मैं नाम दे देता हूँ 1, ये सरफेस को नाम दे देता हूँ 2, और यहाँ पे कोई सरफेस का एक एलिमेंट मिल रहा है, उसको मैं नाम दे दे रहा हूँ 3। ओके, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ये डायरेक्शन में होगा, इस तरफ या इस तरफ या स्क्रीन से बाहर की ओर, हर एक डायरेक्शन में आप ले सकते हो। मैंने कोई एक डायरेक्शन ले ली सपोज इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए। ओके, यहाँ पे भी सेम ऐसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह मिलेगा, तो सेम यहाँ पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड तो यही डायरेक्शन में मिलने वाला है। अब हर एक पोजीशन पे मैं एरिया वेक्टर रखूँ। सपोज यहाँ का एक स्मॉल एरिया लूँ और उसका एरिया वेक्टर मुझे मिलेगा, तो एरिया है वो ऑलवेज सरफेस से परपेंडिकुलर डायरेक्शन में उसका वेक्टर मिलेगा आपको। तो यहाँ पे हो गया ये डी ए वेक्टर, इसका डी ए वेक्टर मिलेगा मुझे नीचे की ओर, और यहाँ पे जो डी ए वेक्टर बनेगा ये सरफेस के लिए, वो मुझे मिलेगा इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में। क्लियर इतना? ओके, अभी डिराइव करते हैं। अब लिखना क्या है आपको, टू कैलकुलेट द फील्ड इमेजिन अ सिलेंड्रिकल सरफेस गाउसियन सरफेस एज शोन इन फिगर। ओके, अभी स्टार्ट कर सकते हो आप डेरिवेशन। तो आप सबसे पहले क्या लिखोगे, एज शोन इन फिगर इलेक्ट्रिक फ्लक्स associated with cylindrical surface। ओके, पहले सिलेंड्रिकल सरफेस नहीं लेते, पहले हम करते हैं सिलेंड्रिकल विथ सरफेस 1 एंड सरफेस 2, क्योंकि 1 एंड 2 पे मुझे फ्लक्स सेम मिलने वाला है। चलो फ्लक्स क्या मिलेगा, तो फाई इक्वल टू इंटीग्रेशन ई डॉट डी ए है। एरिया एलिमेंट आप डी ए लिख सकते हो, या तो ई डॉट डी एस करो तो भी चलेगा। एरिया को एस से डिनोट करो या ए से, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ओके, अब देखो यहाँ पे फ्लक्स हम बोल सकते हैं फाई 1 प्लस फाई 2, फाई 1 इक्वल टू फाई 2 इक्वल टू, क्योंकि दोनों जगह पे सेम कंडीशन है, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर है वो परपेंडिकुलर टू ईच अदर है, और दोनों जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू भी सेम है और एरिया भी सेम है 1 एंड 2 के लिए। ओके, तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ ई डी ए कॉस 90 डिग्री, कॉस 90 इक्वल टू क्या, 0, मतलब फाई 1 इक्वल टू फाई 2 इक्वल टू 0। टोटल फ्लक्स रिलेटेड टू सरफेस 1 एंड 2 इज 0। ओके, अभी फाइंड करते हैं सेम ये फ्लक्स
associated with सरफेस 3। चलो उसके लिए नाम देता हूँ phi 3। इंटीग्रेशन क्या आएगा, ई डॉट डी ए। अब हमें पता है ई और डी ए दोनों एक ही डायरेक्शन में, देखो थर्ड सरफेस के लिए ई एंड डी ए दोनों एक ही डायरेक्शन में, मतलब एंगल आएगा 0। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ cos 0 डिग्री। ई कांस्टेंट है तो बाहर निकाल लूँ, और इंटीग्रेशन में क्या आएगा, सिर्फ डी ए, मतलब यहाँ पे पूरा एरिया आएगा सिलेंडर का पूरा एरिया क्या बनेगा, 2πr_l। ओके, तो ये मेरा phi 3 हुआ, फ्लक्स एसोसिएटेड विथ सरफेस 3। ओके, अभी स्टार्ट करते हैं नेट फ्लक्स। ओके, तो नेट फ्लक्स क्या बनेगा, तो तीनों जो फ्लक्स है उसका एडिशन, phi 1 प्लस phi 2 प्लस phi 3। अब phi 1 0, phi 2 भी 0, और ये क्या था, E इंटू 2πr_l। यहाँ पे गाउस लॉ का यूज़ करना है कि टोटल फ्लक्स है एसोसिएटेड विथ एनी क्लोज्ड सरफेस इज गिवन बाय समेशन ऑफ चार्ज, ओके, अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ समेशन ऑफ चार्ज, मतलब यहाँ पे चार्ज को मैं क्यू ही नाम दे देता हूँ। तो क्यू अपॉन क्या आएगा, एप्सिलॉन नॉट। अभी समझो कि ये क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू बन गया ई इंटू 2πr_l। तो मुझे यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला मिल सकता है। क्लियर। एक और चीज़ यहाँ पे नोटिस करो, लैम्बडा इक्वल टू क्या होता है, क्यू अपॉन एल होता है, चार्ज पर यूनिट लेंथ। हमने पढ़ा था कहाँ पे, कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में सबसे पहला केस लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, लैम्बडा इक्वल टू क्यू बाई एल। देन क्यू इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, लैम्बडा इंटू एल। अब ये एल क्या है, तो एल है वो सिलेंडर की लेंथ है, हमने जो सरफेस सिलेक्ट की है वो गाउसियन सरफेस की लेंथ है। तो लैम्बडा इंटू एल इक्वल टू ई इंटू 2πr_l, और एल एल कैंसल, तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमें क्या मिला, लैम्बडा अपॉन 2π_r, लैम्बडा अपॉन 2π_r। ओके, ये हमें मिल गया मैग्नीट्यूड। अभी मैं अगर विथ डायरेक्शन दिखाना चाहूँ तो मुझे लिखना पड़ेगा ई वेक्टर इक्वल टू लैम्बडा अपॉन 2π_r। अभी मैग्नीट्यूड में तो कोई चेंज नहीं कर सकते, मतलब डायरेक्शन दिखानी है तो कंपलसरी यूनिट वेक्टर से दिखानी पड़ेगी। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आर कैप यूनिट वेक्टर। ये मेरा फाइनल रिजल्ट मुझे मिल गया। ओके, तो अभी ये आर कैप क्या है वो भी डिफाइन करना ज़रूरी। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ वेयर आर कैप क्या है, तो लिख सकते हो आप द यूनिट वेक्टर in the direction of radius, या तो लिख सकते हो इन द डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू लाइन चार्ज। ओके, तो यहाँ पे मुझे मेरा फाइनल रिजल्ट तो मिल गया, बट ये न्यूमेरिकल के लिए थोड़ा डिफिकल्ट है। क्यों, क्योंकि मुझे न्यूमेरिकल में क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे 2π_0 है तो 2 की वैल्यू डालनी पड़ेगी, फिर पाई की 3.14 और एप्सिलॉन नॉट की 8.854 इंटू 10⁻⁻12। तो इससे अच्छा न्यूमेरिकल्स के लिए आप क्या करो कि ये जो फॉर्मूला है उसको कन्वर्ट कर दो के में, कूलम्स कांस्टेंट। उसकी वैल्यू बहुत ही ईजी है कैलकुलेट करना, 9 इंटू 10⁻9। तो मैं क्या करता हूँ, इलेक्ट्रिक फील्ड है उसका जो मुझे मैग्नीट्यूड मिला था लैम्बडा अपॉन 2π_r, उसको मैं 2 से मल्टीप्लाई करूँ और 2 से डिवाइड करूँ, कर सकता हूँ। तो नीचे क्या बन गया, 1 अपॉन देखो 4π_0, उसको मैं के नाम दे सकता हूँ। तो ये फॉर्मूला बना 2k लैम्बडा अपॉन r। तो ये कैलकुलेशन के लिए इजी रहेगा। ओके,
आगे बढ़ते हैं। सेकेंड एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ, फील्ड ड्यू टू अ यूनिफॉर्मली चार्ज इनफाइनाइट प्लेन शीट। देखो यहाँ पे मैंने इनफाइनाइट प्लेन शीट दिखा दी है, ठीक है। और इलेक्ट्रिक फील्ड है, यहाँ पे क्या होगा वो समझते हैं कि ये इनफाइनाइट प्लेन शीट है, यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, जो मैंने यहाँ पे रेड कलर से दिखाया हुआ है, ठीक है। अब इनफाइनाइट साइज होने की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड है वो फोर्सफुली पैरेलल टू ईच अदर बन जाएगा। मतलब या तो वो पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में जाएगा या तो वो नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में जाएगा। यहाँ पे वाई एंड जेड कोऑर्डिनेट की इफेक्ट नहीं होगी। यहाँ पे देखो हमने ये जो सरफेस है उससे परपेंडिकुलर डायरेक्शन है उसको एक्स एक्सिस से दिखाया है, ओके। तो आपको एग्जाम में क्या लिखना है, तो यहाँ से स्टार्ट करोगे, डायग्राम बनाओगे, यहाँ से स्टार्ट करोगे। लेट सिग्मा बी द यूनिफॉर्म सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑफ एन इनफाइनाइट प्लेन शीट। वी टेक द एक्स एक्सिस नॉर्मल टू द गिवन प्लेन। जो प्लेन है उससे नॉर्मल हमने क्या लिया है, एक्स एक्सिस। बाय सिमेट्री द इलेक्ट्रिक फील्ड विल नॉट डिपेंड ऑन वाई एंड जेड कोऑर्डिनेट्स एंड इट्स डायरेक्शन एट एवरी पॉइंट मस्ट बी पैरेलल टू द एक्स डायरेक्शन, मतलब आइदर पॉजिटिव एक्स और नेगेटिव एक्स। इलेक्ट्रिक फील्ड है वो पॉजिटिव या तो नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में हो सकता है, ओके। अभी आगे, वी कैन टेक द गॉसियन सरफेस टू बी रेक्टेंगुलर पैरेलल पाइप्ड ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया ए एज शोन, ओके। मतलब रेक्टेंगुलर सरफेस हम चूज कर सकते हैं यहाँ पे। हाँ, ये सरफेस की जगह पे अगर आप सिलेंड्रिकल सरफेस यूज़ करो तो भी आपका आंसर सेम आएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मैं ऐसी सिलेंड्रिकल सरफेस भी बना सकता हूँ कि जिसके हर एक पॉइंट पे मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड सेम मिले। सेम वे रेक्टेंगुलर शेप जो मैंने लिया है वो भी गलत नहीं है, वहाँ पे भी हर एक पॉइंट पे मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू सेम मिलने वाली है। क्लियर यहाँ तक? एज सीन फ्रॉम द फिगर ओनली द टू फेसिस 1 and 2 विल कंट्रीब्यूट टू द फ्लक्स। कौन कौन सी फेसिस वो हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं, समझो। ये जो यहाँ पे आपको दिख रही है ये एक फेस हो गई, ओके। सेम वे आपको यहाँ पे जो दिख रही है ये सेकंड फेस। अब ये दो जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है वहीं से इलेक्ट्रिक फील्ड पास होगा। बाकी सारी सरफेस के साथ क्या होगा समझो। तो बाकी हमारे पास 4 सरफेस है, हमें पता है कि रेक्टेंगल में रेक्टेंगुलर शेप या कोई क्यूबॉइड है तो उसके पास टोटल 6 सरफेस होती है, जिसमें से मैंने ये 2 काउंट कर ली। सपोज ये सरफेस है उसको मैं नाम दे देता हूँ 1 और यहाँ पे जो सरफेस है उसको नाम दे देता हूँ 2। ये 2 सरफेस हो गई। अब बाकी की 4 कौन कौन सी, तो एक ये ऊपर वाली, एक उससे नीचे वाली, एक ये आगे की ओर, एक पीछे की ओर। अब सभी सरफेस के साथ क्या हो रहा है, ये सभी सरफेस इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है उससे पैरेलल हो रही है। अब सरफेस पैरेलल है तो सरफेस का एरिया वेक्टर क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर। जैसे कि ये पैरेलल सरफेस, समझना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ये डायरेक्शन में और ये जो मैं सरफेस ले रहा हूँ उसका एरिया वेक्टर ऊपर की तरफ आएगा। एंगल क्या बना, 90 डिग्री। 90 डिग्री के फ्लक्स क्या होता है, ज़ीरो। हमने आगे ही देख लिया cos 90 = 0 होता था तो फ्लक्स ज़ीरो। मतलब जितनी भी सरफेस इलेक्ट्रिक फील्ड से पैरेलल है उसमें से कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास नहीं हो रही है, मतलब वहाँ से कोई फ्लक्स पास नहीं हो रहा है, ओके। तो आपको जो फ्लक्स मिलने वाला है वो 2 ही सरफेस की वजह से मिलेगा, ओके। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स आर पैरेलल टू द अदर फेसिस एंड दे therefore do not contribute to the total flux। अब यहाँ पे देखो डेरिवेशन हम स्टार्ट करते हैं। टोटल फ्लक्स associated with Gaussian surface फाई इक्वल टू मैं कर सकता हूँ φ1 + φ2। अब यहाँ पे इंटीग्रेशन लेने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो रहा है और जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो भी यूनिफॉर्म है, ओके। तो मैं डायरेक्ट ले सकता हूँ E.A। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा E
इंटू ए प्लस यहाँ पे क्या आएगा ई इंटू ए, कॉस ज़ीरो है वो हमें पता है दोनों सरफेस के लिए, और कॉस ज़ीरो इक्वल टू 1 आएगा। ओके, अब क्वेश्चन ये होता है कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड, समझना, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में है, फिर भी हम फ्लक्स का एडिशन क्यों कर रहे हैं? तो याद रखना, फ्लक्स से उसकी डायरेक्शन एक्स या माइनस एक्स से पता नहीं की जा सकती। फ्लक्स हम किससे पता करते हैं? तो अगर वो आउटवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है, क्लोज्ड सरफेस है, उससे बाहर की ओर जा रहा है तो फ्लक्स पॉजिटिव, और अंदर की ओर आ रहा है तो फ्लक्स नेगेटिव। यहाँ पे दोनों केस में फ्लक्स बाहर की ओर जा रहा है, इसलिए हम दोनों पॉजिटिव ले रहे हैं। ओके, दूसरे वे से सोचो, इलेक्ट्रिक फील्ड ये डायरेक्शन में, यहाँ का एरिया वेक्टर भी उसी डायरेक्शन में आएगा, मतलब दोनों के बीच में एंगल बना 0 और cos 0 इक्वल टू +1 होता है। सेम वे इधर देखो आप, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ये डायरेक्शन में, यहाँ का एरिया वेक्टर भी उसी डायरेक्शन में, अब दोनों एक ही डायरेक्शन में हो गए तो cos 0 इक्वल टू +1 आएगा, मतलब दोनों सरफेस के लिए जो फ्लक्स हमें मिल रहा है वो पॉजिटिव मिल रहा है, और इसीलिए हम यहाँ पे फ्लक्स का एडिशन कर रहे हैं। तो ये हो गया 2EA। अब लेफ्ट हैंड साइड गॉस लॉ अप्लाई करते हैं, तो फाई की जगह पे Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब Q चार्ज क्या है, तो मैं कुछ इस तरह लिख सकता हूँ, सिग्मा इक्वल टू Q बाई ए। तो Q इक्वल टू क्या लिख सकता हूँ, सिग्मा इंटू ए डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि हमें सिर्फ उतना ही चार्ज लेना है जितना गाउसियन सरफेस के अंदर आ रहा है। गॉस लॉ जब हमने पढ़ा था तब एक रूल पढ़ा था, तो वहाँ पे समेशन ऑफ चार्ज था, समझना, फ्लक्स फाई का फॉर्मूला था समेशन ऑफ चार्ज अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो समेशन ऑफ चार्ज क्या था, चार्ज एंक्लोज्ड बाय दी गाउसियन सरफेस। तो यहाँ पे गाउसियन सरफेस कहाँ से कहाँ तक है वो समझो, तो ये है गाउसियन सरफेस, इतनी दिख रही है अलग कलर से, ग्रीन कलर से, तो उतना ही चार्ज, उतने एरिया में जितना चार्ज है वही हमें सिलेक्ट करना है। तो वही एरिया यहाँ का हो गया, यहाँ पे भी एरिया ए, यहाँ पे भी ए, और यहाँ पे भी ए। क्लियर, मतलब इक्वल टू के लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड जो ए आ रहा है वो दोनों सिमिलर एरियाज है, इसलिए मैं इन दोनों को कट कर सकता हूँ। ओके, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का मुझे फॉर्मूला फाइनल क्या मिला, हैंस इलेक्ट्रिक फील्ड E इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। इलेक्ट्रिक फील्ड E इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ओके, अब ये हो गया मैग्नीट्यूड। अभी हम डिनोट कर देते हैं विथ डायरेक्शन। तो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू, मैं क्या कर दूँ, कोई भी एक यूनिट वेक्टर एन कैप। अब एन कैप अगर आपने लिया है डायरेक्शन दिखाने के लिए तो फिर उसको डिफाइन करना भी ज़रूरी। तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा वेयर एन कैप इज अ यूनिट वेक्टर normal to the plane and going away from it। आप अपने ओन वर्ड्स में भी एन कैप को डिफाइन कर सकते हो, बट जो डिफिनेशन है वो प्रॉपर होनी चाहिए, मतलब एन कैप की वजह से एक ही डायरेक्शन आप दिखा सकते हो। ठीक है, अगर मैं यहाँ तक सिर्फ लिखता है यूनिट वेक्टर नॉर्मल टू प्लेन, तो इनवर्ड या आउटवर्ड हमें नहीं पता चलता, इसलिए मैंने साथ साथ लिख दिया एंड गोइंग अवे फ्रॉम इट। सेम वे यहाँ पे हमने जब आर कैप दिखाया था तब भी आप लिख सकते हो, ओके, द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ रेडियस एंड गोइंग आउटवर्ड, ओके, डायरेक्शन। तो ऐसा क्यों ज़रूरी, क्योंकि अगर मेरा चार्ज यहाँ पे नेगेटिव होता, समझो
यहाँ पे जो चार्ज मैंने पॉजिटिव लिया वो नेगेटिव होता तो लैम्बडा नेगेटिव आता, लैम्बडा का जो माइनस साइन आता वो कहाँ पे चला जाता, आर के पास, मतलब ऑपोजिट। ऑपोजिट मतलब क्या हो गया, इनवर्ड डायरेक्शन, तो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इनवर्ड डायरेक्शन में जनरेट होता। ओके, यहाँ पे एक और बात नोटिस करो कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला है वो आर के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। मतलब ऐसी कोई प्लेन सरफेस है जो इनफाइनाइट साइज़ की है, तो वहाँ से परपेंडिकुलरली किसी भी डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आपको सेम मिलेगी, क्योंकि ये डिस्टेंस पे डिपेंडेंट नहीं है। तो मतलब यहाँ का कोई पॉइंट है या कोई दूर का पॉइंट है, दोनों जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड है वो सेम रहेगा, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। क्लियर? ओके, थर्ड एप्लीकेशन चालू करते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ यूनिफॉर्मली चार्ज थिन स्फेरिकल शेल। स्फेरिकल शेल मतलब होलो स्फीयर। ओके, तो लेट सिग्मा बी द surface charge density on a spherical shell or having radius capital R. Therefore, total charge on the shell, समझो सिग्मा इक्वल टू हमें पता है Q बाई ए, देन Q इक्वल टू सिग्मा इंटू ए, तो Q इक्वल टू सिग्मा इंटू ए इक्वल टू सिग्मा इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। ओके, इसको नाम दे देते इक्वेशन 1, कभी आगे ज़रूरत पड़ेगी तो काम आएगा। ओके, द इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस्ड फ्रॉम सच अ स्फेरिकल शेल इज रेडियल। वी वांट टू डिटरमाइन द इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट्स इनसाइड एंड आउटसाइड द स्फेरिकल शेल। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं फॉर अ पॉइंट लाइंग इनसाइड अ शेल। अभी सपोज कि मुझे यहाँ पे कोई एक डिस्टेंस है स्मॉल आर, सेंटर से कोई एक डिस्टेंस है स्मॉल आर, और वहाँ पे पॉइंट है पी जहाँ पे मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। तो मैंने क्या किया, सेंटर ओ से स्टार्ट करके पी तक की जो रेडियस है स्मॉल आर, उसका एक इमेजनरी स्फीयर बना डाला, और वो इमेजनरी स्फीयर क्या बनेगा हमारे लिए, गाउसियन सरफेस। ओके, अब गाउसियन सरफेस हमने सिलेक्ट कर ली। अब गाउसियन सरफेस के अंदर चार्ज कितना है, तो देखो जो भी चार्ज है वो स्फेरिकल शेल के ऊपर है। क्यों? क्योंकि शेल है वो होलो स्फीयर है। अब होलो स्फीयर के अंदर कोई मटेरियल ही नहीं है तो चार्ज स्टोर हो ही नहीं सकता। जो भी मटेरियल है वो सरफेस पे है, तो चार्ज भी आपको कहाँ पे मिलेगा, सरफेस पे। तो यहाँ पे लिखा है कंसिडर अ स्फेरिकल गाउसियन सरफेस ऑफ रेडियस आर वेर आर इज लेस देन आर। आर इज लेस देन कैपिटल आर बनेगा क्योंकि इनसाइड है, कॉन्सेंट्रिक विथ द शेल। ओके, शेल और जो हमारी गाउसियन सरफेस है दोनों का सेंटर सेम है। तो अभी गॉस लॉ अप्लाई करते हैं यहाँ पे फ्लक्स फाइंड करते हैं। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स associated with Gaussian surface phi इक्वल टू हमें पता है समेशन ऑफ चार्ज Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अभी हमें ये भी पता है कि गाउसियन सरफेस के अंदर चार्ज ज़ीरो है, तो टोटल फ्लक्स हमें कितना मिला, ज़ीरो। अब टोटल फ्लक्स ज़ीरो मिला, उसका मतलब क्या हुआ, फ्लक्स की जगह पे मैं लिख सकता हूँ E इंटू ए, तो वो भी क्या होगा, ज़ीरो। अभी एरिया तो ज़ीरो है नहीं, मतलब कंपलसरी इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो होना चाहिए। तो ये खास याद रखना है कि कोई भी स्फेरिकल शेल है उसके ऊपर कितना भी आप चार्ज दे दो, स्फेरिकल शेल के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगा ज़ीरो। ओके,
अभी फाइंड करते हैं फॉर अ पॉइंट लाइंग आउटसाइड द शेल। शेल के बाहर की ओर कोई पॉइंट है तो वहाँ पे क्या मिल सकता है, समझो कि ये सेंटर है ओ। ओके, ये जो हमारी शेल है ये बन गई रेडियस कैपिटल आर। सपोज यहाँ पे कोई पॉइंट है पी, यहाँ पे कोई पॉइंट है पी जहाँ पे मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। तो ओ से लेके पी तक का डिस्टेंस क्या हो गया, स्मॉल आर। और यहाँ पे हम एक कंडीशन लिख सकते हैं, स्मॉल आर इज ग्रेटर देन कैपिटल आर, क्योंकि जो पॉइंट है वो आउटसाइड द स्फीयर है। ओके, अब मैंने क्या किया, ऐसी गाउसियन सरफेस सिलेक्ट करनी थी जिसके हर एक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू मुझे सेम मिल सके, मतलब सेंटर से डिस्टेंस सेम होना ज़रूरी। तो मैंने क्या किया, स्मॉल आर रेडियस का ये एक इमेजनरी स्फीयर बना डाला। स्मॉल आर रेडियस का ये इमेजनरी स्फीयर बना डाला जिसको मैंने नाम दे दिया गाउसियन सरफेस। अभी समझो, जब हम गॉस लॉ अप्लाई करेंगे तब फ्लक्स फाइंड करने के लिए क्या आएगा, टोटल चार्ज एनक्लोज्ड बाय सरफेस। तो यहाँ पे जितना भी चार्ज स्फेरिकल शेल पे है वो पूरा का पूरा ये गाउसियन सरफेस से घिरा हुआ है। मतलब यहाँ पे जो टोटल चार्ज है Q वही आंसर में आएगा। यहाँ पे Q को मैं समेशन ऑफ चार्ज से डिनोट करता हूँ, तो आपको पता चलेगा कि हमें जो गाउसियन सरफेस है उसके अंदर का ही चार्ज लेना था। ओके, लिखोगे क्या, टू डिटरमाइन इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड द शेल कंसिडर अ स्फेरिकल गाउसियन सरफेस ऑफ रेडियस स्मॉल आर वेयर स्मॉल आर इज ग्रेटर देन कैपिटल आर। अभी हम डेरिवेशन स्टार्ट करते हैं। अब डेरिवेशन एकदम इजी है। क्या करना है, टोटल फ्लक्स, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स associated with गाउसियन सरफेस। चलो, फ्लक्स का फॉर्मूला क्या है, टोटल चार्ज एनक्लोज्ड बाय सरफेस, टोटल चार्ज एनक्लोज्ड बाय सरफेस, तो वो तो पूरे का पूरा चार्ज अंदर आ गया है, अपॉन क्या आएगा, एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पे मैं फ्लक्स ले सकता हूँ E इंटू एरिया इंटू कॉस जीरो इक्वल टू 1 है। यहाँ पे इन रीजन में लिख सकते हो कॉस 0 डिग्री इक्वल टू 1। ओके, E इंटू एरिया, याद रखना कि यहाँ पे जो आप फ्लक्स ले रहे हो उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड ले रहे हो और एरिया ले रहे हो। तो एरिया किसका लेना है, तो हमारा जो स्फेरिकल शेल है उसका नहीं, जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड हम फाइंड कर रहे हैं वो पॉइंट जिस रेडियस से बना हुआ है, मतलब वो पॉइंट है वो जिस स्फीयर के ऊपर है उसका आपको एरिया लेना पड़ेगा आपको। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड हम कहाँ पे फाइंड कर रहे हैं, पी पॉइंट पे। तो पी पॉइंट कौन सी सरफेस पे है, गाउसियन सरफेस पे। तो गाउसियन सरफेस का एरिया क्या बनेगा, 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर। ओके, तो हम यहाँ पे रख देते हैं 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब इलेक्ट्रिक फील्ड मुझे क्या मिला, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ओके, ये हो गया मैग्नीट्यूड। अभी हम देखते हैं डायरेक्शन के साथ। तो मैं यहाँ पे लिख दूँ विथ डायरेक्शन, ई वेक्टर इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, जिसको हम कूलम्स कांस्टेंट के भी बोल सकते हैं, इंटू आर का एक यूनिट वेक्टर ले लेते हैं। ओके, अब जो आर यूनिट वेक्टर है उसको कैसे डिफाइन करेंगे यहाँ पे, तो सेम वैसे ही जैसे हमने पहले डिफाइन किया था। ओके, लिखना क्या है, अ यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ, इन द डायरेक्शन ऑफ रेडियस। ओके, या तो रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन चलेगा। तो ये हो गया डायरेक्शन के साथ।
ओके। अभी एक सेकेंड फॉर्मूला भी हम डिफाइन कर सकते हैं यहाँ से, कैसे समझो। ये तो नॉर्मल हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड के क्यू अपॉन आर स्क्वायर इंटू आर यूनिट वेक्टर। तो हम ये नहीं याद रखेंगे एप्सिलॉन नॉट वाला, क्योंकि थोड़ा ज़्यादा डिफिकल्ट रहता है याद रखने में भी और वैल्यूज़ रखने में भी। तो न्यूमेरिकल्स के लिए हम ये याद रखेंगे के क्यू अपॉन स्मॉल आर स्क्वायर। ओके। एक चीज़ और, इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास क्या था, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का हमें फॉर्मूला मिला था के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। सिर्फ मैग्नीट्यूड ले रहा हूँ। अब के की जगह पे क्या डाल सकते हैं, 1/4πε0 क्यू डिवाइड बाई आर स्क्वायर। एक चीज़ और, क्यू की जगह पे क्या डाल सकते हैं, सिग्मा इंटू एरिया। बट यहाँ पे एरिया कौन सा आएगा, तो यहाँ पे हम टोटल चार्ज ले रहे हैं, और चार्ज कहाँ पे है, चार्ज है इनर स्फीयर के ऊपर। तो रेडियस पी कैपिटल आर लेनी पड़ेगी आपको एरिया में। तो यहाँ पे एरिया लेते हैं 4π कैपिटल आर स्क्वायर। 4π कैंसल, आपका आंसर आएगा सिग्मा कैपिटल आर स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन नॉट स्मॉल आर स्क्वायर। इलेक्ट्रिक फील्ड का ये एक और फॉर्मूला भी बन सकता है। ठीक है, टेक्स्ट बुक में नहीं दिया है बट कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए काम आ सकता है। ओके। और कुछ न्यूमेरिकल्स ऐसे भी हो सकते हैं बोर्ड्स के जिसमें ये यूज़फुल रहेगा। ठीक है, अभी आगे बढ़ते हैं। ऑन द सरफेस ऑफ द शेल, तो सरफेस के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, एकदम नॉर्मल है। हमें जो आउटसाइड के लिए फॉर्मूला मिला है उसमें स्मॉल आर इक्वल टू क्या रख देना है, कैपिटल आर। तो मैं क्या करता हूँ, इक्वेशंस के नाम दे देता हूँ। यहाँ पे हमारा इक्वेशन 1 ऑलरेडी था, तो ये इक्वेशन में नाम दे देता हूँ 2, यहाँ पे 3 और यहाँ पे 4। तो यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ फ्रॉम इक्वेशन 3। ओके, क्या रखना था, स्मॉल आर इक्वल टू कैपिटल आर। तो मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड मिलेगा के स्मॉल क्यू अपॉन आर स्क्वायर। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू मैक्सिमम बनेगी। ओके, अगर मैं इक्वेशन 4 का यूज़ करूँ तो ई मुझे क्या मिलेगा, तो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट विच इज़ ऑल्सो मैक्सिमम वैल्यू। देखो यहाँ पे ये वैल्यू इक्वेशन 4 में मैंने स्मॉल आर इक्वल टू कैपिटल आर रख दिया, तो आर स्क्वायर कैंसिल हो गए। तो इलेक्ट्रिक फील्ड मुझे क्या मिला, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ओके, अगर डायरेक्शन दिखानी है तो आर कैप लिख दो, और आर कैप कौन सी डायरेक्शन में है, तो रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन में। क्लियर इतना? ओके, अब ये सब हो गया तो हम ग्राफ बना सकते हैं। वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड विद डिस्टेंस, देखो वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड विद डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऑफ स्फेरिकल शेल। मतलब क्या हुआ कि ये स्फेरिकल शेल है सपोज। ओके, तो यहाँ से सपोज मैं सेंटर से स्टार्ट करूँ, जैसे जैसे मैं दूर जाऊँ वैसे वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ क्या हो रहा है उसका एक मैं ग्राफ बनाना चाहता हूँ। ठीक है, तो मैंने क्या किया, यहाँ पे एक वाई एक्सिस सिलेक्ट कर ली, एक एक्स एक्सिस ले ली, ओके। वाई एक्सिस पे मैं रख रहा हूँ इलेक्ट्रिक फील्ड, और एक्स एक्सिस पे मैं रख रहा हूँ डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर। ये स्मॉल आर क्या है, डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर। तो यहाँ पे क्या बनेगा, ज़ीरो, मतलब ये हो गया सेंटर ऑफ स्फीयर। आगे जाते जाएंगे, मतलब यहाँ से आगे बढ़ते गए, एक टाइम ऐसा आएगा कि क्या आएगी, सरफेस आएगी। तो सरफेस का पॉइंट में इधर दिखा दूँ, स्मॉल आर इक्वल टू कैपिटल आर। मतलब क्या हुआ, ये पॉइंट पे स्मॉल आर इज लेस देन कैपिटल आर रहेगा, और ये पॉइंट पे स्मॉल आर इज ग्रेटर देन कैपिटल आर रहेगा। मतलब यहाँ पे जो सारे पॉइंट्स है वो इनसाइड दिस स्फीयर है, यहाँ पे जो सारे हैं वो आउटसाइड दिस स्फीयर है। और ये जो है
ये ऑन सरफेस है। क्लियर। अभी देखते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे वेरी हो रहा है। अब इनसाइड दिस स्फीयर हमने देखा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 0 रहती है किसी भी पोजीशन पे, तो यहाँ पे ये आपको 0 वैल्यू दिखानी है। फिर क्या होता है, स्मॉल आर इक्वल टू कैपिटल आर पे अचानक इलेक्ट्रिक फील्ड है वो मैक्सिमम बन जाता है। ओके, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम बना। और फिर जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं वैसे वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कैसे वेरी होता है समझो। आउटसाइड दिस स्फीयर आप बोल सकते हो कि E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, मतलब ये यहाँ से डिस्टेंस के साथ फटाफट डिक्रीज होगा कुछ इस तरह। ओके, तो ये बन गया ग्राफ इलेक्ट्रिक फील्ड विथ रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस। ओके, और मैक्सिमम वैल्यू क्या आने वाली है, के क्यू अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर, जहाँ पे ई मैक्सिमम है। ये इनसाइड तो आपको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, 0, और यहाँ पे आप बोल सकते हो इलेक्ट्रिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। ओके, तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये क्वेश्चन भी आ सकता है एमसीक्यू में। तो क्वेश्चन होगा कुछ इस तरह ही, वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड विद डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऑफ दिस स्फेरिकल शेल। ओके, जो कि यूनिफॉर्मली चार्ज्ड है, और ऑप्शन में 4 अलग अलग ग्राफ हो सकते हैं। क्लियर। तो अभी स्टार्ट करते हैं फोर्थ एप्लीकेशन, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज्ड स्फीयर। यहाँ पे सॉलिड स्फीयर की बात है, पहले जो बात थी वो हॉलो स्फीयर के लिए थी। तो यहाँ पे सॉलिड स्फीयर है वो पूरा एक वॉल्यूम कवर करेगा, और मैटर हर एक जगह पे होने की वजह से चार्ज है वो अंदर सभी जगह पे डिस्ट्रीब्यूट होगा। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। लेट रो बी द वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी ऑफ अ सॉलिड स्फीयर, बराबर चार्ज सॉलिड स्फीयर हैविंग रेडियस कैपिटल आर। तो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी रो इज गिवन बाय, अब हमें पता है कि रो इक्वल टू टोटल चार्ज अपॉन टोटल वॉल्यूम, मतलब चार्ज क्यू अपॉन वॉल्यूम वी। तो रो इक्वल टू मिलेगा चार्ज क्यू अपॉन वॉल्यूम क्या रहेगा 4/3 पाई, स्फीयर का जो रेडियस है वो क्या है कैपिटल आर। तो ये बन गया मेरा इक्वेशन 1, रो इक्वल टू क्यू अपॉन 4/3 पाई आर क्यूब। अभी सेम वे जैसे हमने पहले किया था वैसे ही फॉर पॉइंट लाइंग इनसाइड दी स्फीयर, पहले अंदर की ओर हम इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे वेरी होता है ये फाइंड करेंगे, फिर बाहर की ओर। तो अंदर की ओर फाइंड करने के लिए मैंने एक पॉइंट सिलेक्ट किया, सपोज पी जो आपको दिख रहा है डायग्राम में, वहाँ पे मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। तो मैंने गाउसियन सरफेस है वो स्मॉल आर रेडियस की एक सपोज मैंने मान ली। अब चार्ज एनक्लोज्ड बाय दिस सरफेस वो हमें सबसे पहले फाइंड करना पड़ेगा, क्योंकि टोटल चार्ज है वो पूरे स्फीयर में फैला हुआ है, और हमारे पास जो गाउसियन सरफेस है वो तो इतनी छोटी सी है, अब उसके अंदर तो थोड़ा सा ही चार्ज है ना, तो वो चार्ज हमें सबसे पहले फाइंड करना पड़ेगा। ओके, अब ये डायग्राम ड्रॉ करने के बाद क्या करोगे आप, तो इतना लिखना पड़ेगा सबसे पहले, इमेजिन स्फेरिकल गाउसियन सरफेस ऑफ रेडियस आर डैश। अब आर डैश की जगह पे हम यहाँ पे आर ही यूज़ करते हैं ताकि फॉर्मूला याद करने में आपको थोड़ा आसानी रहे। ठीक है, तो इमेजिन spherical Gaussian surface of radius r where r is less than capital R, concentric with sphere to determine the electric field at a distance r from the center of sphere. Okay, अब डेरिवेशन करते हैं। सबसे पहले चार्ज एनक्लोज्ड बाय स्फीयर, ओके, चार्ज enclosed by Gaussian surface, नाम दे देते हैं Q डैश, समझो। तो Q डैश इक्वल टू क्या होगा, एक तो चार्ज डेंसिटी इनटू गिवन वॉल्यूम, तो वॉल्यूम ऑफ क्या रहेगा गाउसियन सरफेस
यहाँ पे मैं सिर्फ v ही लिख रहा हूँ, या तो वॉल्यूम डायरेक्ट डाल देते हैं 4/3 पाई स्मॉल आर क्यूब, चलेगा। स्मॉल क्यू अपॉन 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब इंटू क्या कर रहे हो 4/3 पाई स्मॉल आर क्यूब। यहाँ पे हमने क्या किया है, हमें फाइंड करना था चार्ज एनक्लोज्ड बाय सरफेस, तो हमने क्या किया, सबसे पहले लिया चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम इंटू कर दिया गिवन वॉल्यूम। ओके, यहाँ पे कैंसल आउट क्या हो रहा है, 4/3 पाई 4/3 पाई, तो मेरा आंसर क्यू डैश क्या आया, चार्ज एनक्लोज्ड बाय सरफेस इक्वल टू क्यू इंटू स्मॉल आर क्यूब अपॉन कैपिटल आर क्यूब। ये मेरा इक्वेशन 2। बस ये जो चार्ज है उसी का यूज़ करना है हमें गॉस लॉ में, क्योंकि गॉस लॉ में जो चार्ज था वो हमें टोटल चार्ज नहीं लेना था, एनक्लोज्ड बाय सरफेस लेना था। तो अभी स्टार्ट कर देते हैं गॉस लॉ। चलो फ्लक्स क्या रहेगा, तो फ्लक्स हम बोल सकते हैं चार्ज अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो अभी चार्ज क्या है क्यू डैश, तो क्यू डैश अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब फ्लक्स फाई इक्वल टू क्या ले सकता हूँ, ई इंटू ए इक्वल टू क्यू डैश। क्यू डैश की जगह पे मैं लिख सकता हूँ क्यू इंटू स्मॉल आर क्यूब अपॉन कैपिटल आर क्यूब, अपॉन आएगा एप्सिलॉन नॉट। ओके, अभी ई एज इट इज, एरिया किसका लेना है, तो यहाँ पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ पे फाइंड करना है, एट पॉइंट पी। अब पी पॉइंट कौन सी सरफेस पे है, गाउसियन सरफेस पे, तो एरिया भी किसका लेना है, गाउसियन सरफेस का, मतलब 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर आएगा। तो ये आया 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर इक्वल टू क्यू इंटू आर क्यूब अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू कैपिटल आर क्यूब। अब यहाँ पे ध्यान दो, आर स्क्वायर और आर क्यूब में एक आर बचेगा राइट साइड। ओके, तो मतलब मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा वो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू इंटू स्मॉल आर अपॉन कैपिटल आर क्यूब। मतलब ये बन गया के क्यू स्मॉल आर अपॉन कैपिटल आर क्यूब। ये इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला याद रखना है आपको। यहाँ पे एक और बात आप नोटिस करो कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर है। मतलब क्या हुआ, इनसाइड दी सॉलिड स्फीयर आप सेंटर से जैसे जैसे दूर जाओगे वैसे वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज होगा। कहाँ तक इंक्रीज होगा, सरफेस तक। सरफेस से बाहर जाओगे तो वापस डिक्रीज होगा। ओके, अब यही फॉर्मूला मैं डेंसिटी के फॉर्म में भी डिराइव कर लूँ, तो E इक्वल टू के की जगह पे क्या लिख सकते हैं हम, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। Q की जगह पे क्या लिख सकते हैं, रो इंटू 4/3 पाई आर क्यूब। बाकी जो बचा वो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ स्मॉल आर अपॉन कैपिटल आर क्यूब। स्मॉल आर अपॉन कैपिटल आर क्यूब। अब यहाँ पे क्या क्या कैंसिल हो रहा है वो देखो, 4 पाई कैंसिल, आर क्यूब कैंसिल, तो मेरा आंसर क्या आएगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू आंसर आएगा रो स्मॉल आर डिवाइड बाय 3 एप्सिलॉन नॉट। तो ये भी बन गया एक फॉर्मूला। यहाँ पे भी देखो E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R है। ओके, तो ये डिराइव हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर अ पॉइंट लाइंग इनसाइड दिस स्फीयर। अभी सेकंड केस फाइंड करते हैं, फॉर पॉइंट लाइंग आउटसाइड दिस स्फीयर। अब बाहर के स्फीयर के लिए, अब बाहर के स्फीयर के लिए देखो, बाहर कोई पॉइंट है वहाँ पे हम गाउसियन सरफेस सिलेक्ट करें तो हमें पता चल गया कि टोटल चार्ज है वो एनक्लोज्ड बाय सरफेस ऑलरेडी है। तो यहाँ पे अलग से चार्ज फाइंड करने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट लगा दो गॉस लॉ। तो देखो यहाँ पे लिखा क्या है, नाउ कंसिडर अ गाउसियन सरफेस ऑफ रेडियस स्मॉल आर वेयर स्मॉल आर इज ग्रेटर देन कैपिटल आर। द सेंटर्स ऑफ टू स्फीयर्स कोइंसाइड with
ईच अदर, द चार्ज एनक्लोज्ड बाय दिस सरफेस इज क्यू। ओके, तो डायरेक्ट हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड कर लेते हैं। इलेक्ट्रिक फ्लक्स एसोसिएटेड विथ गॉसियन सरफेस। ओके, क्या रहेगा फ्लक्स? क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, एकदम इजी। अब यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? ई इंटू ए इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ई के साथ ए है, इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ पे फाइंड करना है हमें? गॉसियन सरफेस पे। तो एरिया भी किसका आएगा? गॉसियन सरफेस का, मतलब 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड मुझे मिलेगा वो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन स्मॉल आर स्क्वायर। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड जो मुझे मिलेगा वो के स्मॉल क्यू अपॉन स्मॉल आर स्क्वायर। ये मेरा आंसर। अभी सपोज मुझे इसको भी डिराइव करना है चार्ज डेंसिटी के हिसाब से, तो फिर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड लिखना पड़ेगा के की जगह पे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्यू की जगह पे क्या लिख सकते हैं? रो इंटू 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब और डिवाइड बाय स्मॉल आर स्क्वायर। तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा? तो यहाँ पे कैंसिल हो रहा है 4 पाई ओनली, बाकी जो बचा वो आंसर में आएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड E इक्वल टू मुझे मिलेगा रो आर क्यूब अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट स्मॉल आर स्क्वायर। ओके, अब ये दोनों फॉर्मूला में देखो, आपको नज़र आएगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर है। ये हमें कहाँ पे काम आएगा? जब हम ग्राफ बनाएंगे। क्लियर? तो इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द सॉलिड स्फीयर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस, और इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड द स्फीयर इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस स्क्वायर। क्लियर? अभी स्टार्ट करते ऑन दी सरफेस ऑफ स्फीयर। अब ऑन दी सरफेस ऑफ स्फीयर के लिए क्या करना पड़ेगा? स्मॉल आर इक्वल टू कैपिटल आर। अब वो इनसाइड के फॉर्मूला में रखो या आउटसाइड के फॉर्मूला में, आपका आंसर सेम आएगा। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं? ऑलरेडी इक्वेशन 1 नाम दिया हुआ है, इक्वेशन 2 नाम दिया हुआ है, इसको नाम दे देते हैं इक्वेशन 3, यहाँ पे नाम दे देते हैं इक्वेशन 4, यहाँ पे इक्वेशन 5 और यहाँ पे इक्वेशन 6। तो हम इक्वेशन 5 में रखते हैं पहले वैल्यू। तो फ्रॉम इक्वेशन 5, इक्वेशन 5 में स्मॉल आर इक्वल टू कैपिटल आर रख दो। तो E इक्वल टू क्या बनेगा? के क्यू डिवाइड बाय कैपिटल आर स्क्वायर। ये मैक्सिमम वैल्यू है। ओके, इक्वेशन 6 में वैल्यू डाल देते हैं। फ्रॉम इक्वेशन 6 इलेक्ट्रिक फील्ड E इक्वल टू क्या मिलेगा? तो देखो, स्मॉल आर इक्वल टू कैपिटल आर डाल दो तो आर क्यूब डिवाइड बाई आर स्क्वायर, तो ऊपर एक आर बचेगा, मतलब रो आर डिवाइड बाई 3 एप्सिलॉन नॉट, रो कैपिटल आर डिवाइड बाई 3 एप्सिलॉन नॉट। अब ये हमने डाले हैं आउटसाइड दिस स्फीयर के इक्वेशन में। इनसाइड दिस स्फीयर के इक्वेशंस देख लो आप, उसमें अगर स्मॉल आर इक्वल टू कैपिटल आर डालोगे तो भी आपको सेम वैल्यू मिलेगी। देखो, सपोज ये था हमारा, ये इनसाइड वाला इक्वेशन मिला था। अब यहाँ पे स्मॉल आर की जगह पे कैपिटल आर डाल दो तो के क्यू अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर मिलेगा, और यहाँ पे आप स्मॉल आर की जगह पे कैपिटल आर डाल दो तो रो कैपिटल आर अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट आपको मिलेगा आंसर। ओके,
चलो, तो ये भी क्या वैल्यू है, मैक्सिमम वैल्यू है इलेक्ट्रिक फील्ड की। अब एक ही काम बाकी है, वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड विद डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऑफ स्फीयर। अगर मैं कोई एक सॉलिड स्फीयर ले लूँ जिसके अंदर चार्ज मैंने दिया हुआ है ऑलरेडी और वो चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, खास याद रखना यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज होना चाहिए, मतलब हर एक जगह पे चार्ज की जो डेंसिटी है वो सेम मिलनी चाहिए। तो अगर मैं यहाँ से सेंटर से स्टार्ट करूँ, जैसे जैसे आगे जाओ वैसे वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज होता है, ई इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर है। जैसे ही मैं यहाँ पे आ गया सरफेस पे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या बनता है, मैक्सिमम। और वहाँ से जैसे 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 मैं दूर जाऊँ, इलेक्ट्रिक फील्ड इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर है। क्लियर? तो इससे मैं ग्राफ बना सकता हूँ, इनफ डेटा है मेरे पास। देखो हम क्या करते हैं, जैसा हमने पहले किया था वैसे ही वाई एक्सिस है उसके ऊपर मैं ले लेता हूँ इलेक्ट्रिक फील्ड, और एक्स एक्सिस है उसके ऊपर मैं डिस्टेंस ले लेता हूँ, डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर। ओके, तो ये यहाँ पे स्मॉल आर है और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड। स्मॉल आर क्या है, तो डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर। ओके, यहाँ पे जो पॉइंट है वो सेंटर ऑफ स्फीयर मतलब ओरिजिन है। अब वहाँ से हम दूर जाते जाएंगे तो क्या मिलेगा, एक पॉइंट ऐसा आएगा जो सरफेस पे आएगा, मतलब स्मॉल आर इक्वल टू कैपिटल आर। तो ये साइड का पार्ट इनसाइड द स्फीयर हुआ, स्मॉल आर इज लेस देन कैपिटल आर, और ये साइड जो मिला वो स्मॉल आर इज ग्रेटर देन कैपिटल आर। तो ये हो गया इनसाइड और ये हो गया आउटसाइड, और ये स्मॉल आर इक्वल टू कैपिटल आर एग्जैक्ट क्या हो गया, ऑन सरफेस। ओके, अब ऑन सरफेस हमें पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या मिलने वाली है, मैक्सिमम। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड है वो मैक्सिमम मिलेगा। कितना मिलेगा, तो के क्यू अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर जितना। ओके, तो ग्राफ बनाते हैं। तो अंदर क्या होता है, जैसे जैसे दूर जाते हो वैसे वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर, मतलब लीनियरली इंक्रीज हो रहा है। तो ग्राफ भी यहाँ पे लीनियर आएगा कुछ इस तरह। ओके, और स्मॉल आर इक्वल टू कैपिटल आर मतलब सरफेस पे आते आते इलेक्ट्रिक फील्ड क्या बन जाता है, मैक्सिमम। ओके, और वो मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो के क्यू अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर। उसके बाद तो सेम हमने जैसे आगे देखा था, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, मतलब कुछ इस तरह ग्राफ मिलेगा आपको। ओके, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्मॉल आर, और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्मॉल आर स्क्वायर। ओके, तो ये बन गया ग्राफ। यहाँ पे आपकी चैप्टर 1 की जो थियरी है वो फिनिश हुई। अभी नेक्स्ट पार्ट में आपको जो रिमेनिंग एग्जाम्पल्स है वो मिल जाएंगे, और एक्सरसाइज के क्वेश्चन और कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी हम कर लेंगे, ठीक है। तो तब तक आपको ये जो 4 थियरी हमने आज पढ़ी, इलेक्ट्रिक फील्ड हमने फाइंड किया यूजिंग गॉस लॉ, कौन कौन से, सिमेट्री की वजह से। तो एक था लाइन चार्ज, फिर था इनफाइनाइट प्लेन शीट, उसके बाद स्फेरिकल शेल, और उसके बाद सॉलिड स्फीयर। ये चारों थियरी है, उसकी मिनिमम 3 to 4 टाइम्स आपको रिटर्न प्रैक्टिस करनी है। मोस्ट इंपॉर्टेंट थियरीज है बोर्ड्स के लिए भी और न्यूमेरिकल्स के लिए भी और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए भी। ओके, थैंक यू।